नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, देश में आर्थिक सुधार उम्मीद से बेहतर। भारत ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ाया और सिडनी में आज पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल शाम तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में अनोखा मुकाम हासिल किया है। देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए देश भर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वार्षिक वृद्धि कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिस समय नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किफायती नहीं था, तब भी भारत ने इस क्षेत्र में पैसा लगाया और इससे लागत घटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियां आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी होती हैं। वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड that sound environment policies can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना को किसी एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि ये सुनिश्चित किया है कि समूची सरकार इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा दक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। All our policies have a consideration of achieving energy efficiency. This includes LED bulbs, LED street lights, smart meters, push to electric vehicles, and decreasing transmission losses. When I talk about energy evolution, with PM Kusum, we are aiming to power our agriculture sector by providing solar-based power to irrigate the fields. प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए अलग से परियोजना विकास प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ताकि निवेशकों को सुविधा मिले। श्री मोदी ने कहा कि इससे हर साल करीब $20 अरब के कारोबारी अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। 2 दिन की इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रही हैं। विश्व के 70 देशों के ऊर्जा मंत्री और 200 विशेषज्ञ इस प्रदर्शनी के दौरान चर्चा में भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है।
कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं से बाहर निकलकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने नियंत्रण रेखा में बदलाव की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब देने की सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता दे दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारत की सीमाओं, गरिमा और आत्मसम्मान को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग थे और इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। पंजाब में कुछ भ्रम है तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल उत्तर प्रदेश में 74 अरब 77 करोड़ रुपए की लागत वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वर्चुअल रूप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इन परियोजनाओं के जरिए प्रस्तावित 505 किलोमीटर लंबी सड़कें बनने के बाद राज्य में संपर्क सुविधा और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी जितने निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं उतने स्वतंत्रता के बाद 65 वर्षों में भी नहीं किए गए थे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, देश में आर्थिक सुधार उम्मीद से बेहतर। भारत ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ाया और सिडनी में आज पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आशा से अधिक रफ्तार से मंदी से उभरी है। हालांकि उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के कारण आर्थिक मंदी का जोखिम बना हुआ है। वे कल भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारियों के संगठन की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन त्योहारों के बाद बाजार में मांग बढ़ने का सिलसिला जारी रहने तथा कोविड वैक्सीन से जुड़ी बाजार की अपेक्षाओं के आकलन पर निगरानी रखनी होगी। 8 राज्यों में कोविड-19 के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश रखने के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 8 राज्यों में कई आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। पिछले 2 महीनों में सरकार ने प्रोत्साहन की अनेक योजनाओं के जरिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए 2 पैकेज घोषित किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी व्यायाम न करने का बहाना नहीं होना चाहिए। व्यायाम गतिविधियों के बारे में अपने नवीनतम दिशा निर्देशों में संगठन ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है और आलसी जीवन शैली के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधनॉम घिब्रेयेसस ने कहा कि शारीरिक रूप से चुस्त रहना स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है और हमें दीर्घायु करता है। संगठन ने कहा है कि यदि हम शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, तो हम अपने लिए दूसरी बीमारियां पैदा कर रहे हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, परंतु निदेशालय ने कहा है कि कुछ मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति गुण दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई रोक इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रही थी। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमारात, कतर, मालदीव, केन्या और भूटान सहित 18 देशों के साथ एयर बबल समझौते के तहत उड़ानों की व्यवस्था की है। भारत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लगातार 19वें दिन कल 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 86,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.66% हो गई है। देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 20 गुना अधिक हो गई है। इस समय देश में 4,52,344 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.88% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 77% नए संक्रमित लोग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मानक उपचार नियमों का पालन करते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के फलस्वरूप स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है और मृत्यु दर कम होकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 524 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। राज्य में अब 11,173 लोगों का उपचार चल रहा है। कल 1,464 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इनमें 396 व्यक्ति अकेले चेन्नई में संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटे में 1,797 रोगी कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तमिलनाडु में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11,200 से कम रह गई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06 पर पहुंच गई है। कोविड से मृत्यु दर 1.5% बनी हुई है। राज्य के 7 जिलों में नए रोगियों की संख्या 10 से कम और 28 जिलों में 100 से कम दर्ज हुई है। चेन्नई और कोयम्बटूर में केवल 100 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आज और अगले शुक्रवार 4 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कामकाज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट। कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है, वहां के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य में इस समय कोरोना वायरस के 25,422 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 2,237 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 30 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस की वजह से चली गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,730 सक्रिय कोविड मामले राजधानी लखनऊ में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में विवाह समारोह के आयोजन के लिए पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड दिशा निर्देशों के नाम पर जनता को परेशान किया जाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,82,000 को पार कर गई है। प्रदेश में कल भी 1,199 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। मध्य प्रदेश में लगभग एक सप्ताह से प्रतिदिन 1500 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। कल भी कोरोना संक्रमण के 1,668 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब 2 लाख हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 4.9% हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 12 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों का आंकड़ा भी 3,209 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अब 14,199 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या के लिहाज से प्रदेश का देश में 11वां स्थान है। मध्य प्रदेश में कल सबसे ज्यादा 572 लोग इंदौर में संक्रमित हुए हैं। वहीं भोपाल में भी 332 लोग संक्रमित मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
बिहार सरकार ने विवाह समारोह और अन्य कार्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि ये प्रतिबंध बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त होंगे और राज्य सरकार के आदेश 3 दिसंबर तक लागू रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना महामारी को देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रमों में वेटर और खाना बनाने वाले समेत अधिकतम 100 लोग ही भाग ले सकते हैं। वहीं श्राद्ध कर्म में मात्र 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सड़कों पर बैंड बाजा और बारात पर रोक लगा दी गई है। हालांकि समारोह स्थल पर इसकी अनुमति दी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर होने वाले भीड़ भाड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को विभिन्न नदियों के घाटों पर स्नान न करने की सलाह दी है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घरों में ही रहने को कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 जिले पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या को 50% सीमित कर दिया गया है। पटना से आने जाने वाले सार्वजनिक वाहनों में 50% सीट पर ही लोग अब यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 1560 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो लगातार दूसरे दिन एक दिन में संक्रमित हुए मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.93% पर बनी हुई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,03,509 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,85,058 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 75,51,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में इस वक्त 14,529 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 92 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 16 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,922 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद शहर के 32 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। इन क्षेत्रों में घर घर स्वास्थ्य जांच और परीक्षण शुरू किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। अक्टूबर से मरीजों की संख्या में 50% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ के सिलसिले में अभी स्थिति हमारी स्थिर दिख रही है। पिछले दिनों में जो टेस्टिंग भी हुई है, तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 7 के अंदर है। तो वैसी चिंता यहाँ फिलहाल दिख नहीं रही है। एक जो समस्या साफ तौर पे दिख रही है कि लेट अस्पताल में लोगों के आने के कारण उनको समय नहीं मिल पा रहा है ठीक होने का। जो मृत्यु हो रही है, 40% से ज्यादा मृत्यु 72 घंटे के अंदर बताई जा रही है। 30% के आसपास मृत्यु 24 घंटे के अंदर अस्पताल आने के बताई जा रही है। यानी इतना लेट हमारे कोरोना प्रभावित अस्पताल पहुंच रहे हैं कि फिर समय नहीं है कि कोई सहायता उनकी की जा सके। अगर कोई लक्षण ऐसे दिखे तो टेस्टिंग करा के आप अस्पताल पहले चले जाइए। राज्य में प्रतिदिन लगभग 23,000 कोविड जांच की जा रही है। अब तक 23 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य में 4 नई विषाणु परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा होगी। ये प्रयोगशालाएं राज्य के महासमुंद, कांकेर, कोरबा और कोरिया जिलों में स्थापित की जाएंगी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा ने लोगों को सलाह दी है कि आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव आने की स्थिति में भी उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड जांच में संक्रमण की पुष्टि न होने के बाद भी एहतियात बरतना जरूरी है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं और उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, तो उस दशा में उसका आरटी-पीसीआर जरूर होना चाहिए और उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए जब तक कि वो आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव ना हो। अगर किसी का आज आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, तो एक स्नैपशॉट है, आज की तारीख में वो पर्सन है संक्रमित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने कल टेस्ट कराया है और आज रिपोर्ट आई है तो इस बीच जो है एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो ऐसा कहना कि एक बार आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया और आप सेफ हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सावधानी हमेशा रखनी है, मास्क हमेशा पहनना है जब भी बाहर जाएं, हाथ बार बार धोते रहना है और सुरक्षित दूरी 2 गज की बना के रखनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की 4थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज से 2 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के रक्षा सचिव मेजर जनरल कमाल गुणरत्न और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एनएसए स्तर की त्रिपक्षीय बैठक हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग के लिए एक कारगर मंच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में आज सेशल्स पहुंचेंगे। अपने 2 दिन के प्रवास के दौरान श्री जयशंकर सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वावेल रमकालवान से मिलेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ नई सरकार की प्राथमिकताओं और दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल के विदेश सचिव भरत पौड्याल से मुलाकात की और भारत नेपाल के आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों विदेश सचिवों ने दोनों देशों के बीच कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। नेपाली पक्ष ने महामारी के दौरान निर्बाध व्यापार और वाणिज्य तथा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारत सरकार के सहयोग की सराहना की। विदेश सचिव श्रृंगला ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से भी भेंट की और भारतीय राष्ट्रपति की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। इस बैठक में दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को और आगे ले जाने पर चर्चा हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ मुलाकात में श्री श्रृंगला ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। श्री श्रृंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव केंद्रित वैश्वीकरण के आह्वान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 के उपचार की वैक्सीन सभी को उपलब्ध कराने के प्रयास करेगा और नेपाल जैसे अपने निकटतम पड़ोसियों और प्रगाढ़ मित्रों तक पहुंचाने को प्राथमिकता देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कोविड-19 महामारी के कारण 8 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहने के बाद भारतीय टीम अपना प्रदर्शन करने जा रही है। 50 ओवर वाले एक दिवसीय फॉर्मेट के मैच में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली के ही हाथ में रहेगी, जबकि उप कप्तानी का जिम्मा चोटिल रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी एरॉन फिंच करेंगे और पैट कमिंस उप कप्तान होंगे। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सवेरे 8:30 बजे से मैच खत्म होने तक हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो, राजधानी, पीबी यूट्यूब और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के 2 महीने के प्रवास के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 29 नवंबर को और अंतिम 2 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों के बाद 4 दिसंबर से 3 T20 मैच खेले जाएंगे। टेस्ट श्रृंखला एडिलेड में 17 दिसंबर से दिन रात के मैच के साथ शुरू होगी। समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 11 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा और तापमान 21 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल घिर सकते हैं। पारा 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, जबकि अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 6 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। फिल्म प्रभाग लोक कला और चित्रकला पर आधारित लोक विरासत उत्सव आज से अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। आज से लेकर रविवार तक ये कार्यक्रम www.filmdivision.org और www.youtube.com पर देखे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी हाँ प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो एक राष्ट्र एक चुनाव देश की जरूरत
संसद और विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के इस आह्वान को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान प्रकाशित किया है, सरकार किसानों से खुले मन से वार्ता के लिए तैयार। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली घेराव की किसानों की जिद ने किया हलकान, जगह जगह जाम। भारतीय सेना को जल्दी मिलेंगे इजरायली हेरोन और अमरीकी मिनी ड्रोन। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, इनसे चीन से लगती सीमा और पूर्वी लद्दाख में निगरानी मजबूत होगी। अमर उजाला की खबर है, कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण का दुस्साहस करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर इस्लामी देशों के संगठन आईओसी से झटका। विदेश मंत्रियों की परिषद के सत्र में कश्मीर मुद्दा रहेगा चर्चा से बाहर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों के हमले में 2 जवान शहीद, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 नेताओं के इस्तीफे की खबर को भी नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने अहमियत दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जारी हाल के दिशा निर्देशों के बीच दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री का बयान प्रकाशित किया है, शादी समारोह के लिए अनुमति जरूरी नहीं, पुलिस को सिर्फ सूचना दें। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, जेल से बाहर सरकार गिराने के षड्यंत्र में फोन कर रहे फंसे लालू, एफआईआर दर्ज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जगत के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली के निधन का समाचार भी अखबारों में है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पहले सीईओ एफसी कोहली को सॉफ्टवेयर उद्योग में योगदान के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। अगले शैक्षिक सत्र में स्थानीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग समेत विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। दैनिक जागरण के अनुसार आईआईटी बीएचयू नए सत्र में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला पहला संस्थान बनेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, देश में आर्थिक सुधार उम्मीद से बेहतर। भारत ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ाया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सिडनी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।